हेलो, मैं धर्मेंद्र कुमार राय और आप सबका अनअकैडमी जुडिशियरी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया हुआ था कि पर डे मैं 9 बजे आकर आप लोगों को कुछ न कुछ बातें, कुछ न कुछ टॉपिक जो है डिस्कशन करेंगे, उसका नोट्स आपका बनवा देंगे। उसके साथ-साथ आपको उस चीज़ को समझाएँगे कि प्री में कैसे क्वेश्चन आते हैं, मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, इन सब चीज़ों पर डिस्कशन होगा। फिलहाल जो हमारा टारगेट है, वो एमपीपीसीएसजी की मेंस की परीक्षा है। और जिस टॉपिक का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं आजकल, वो मेंस की परीक्षा के लिए जो बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, उन्हीं की चर्चा हो रही है इसके अंदर। तो उसी को हम लोग समझते हैं, उसी को हम लोग फ्रेम करते हैं और उसको हम लोग लिखते हैं। तो इस तरीके से आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, वो है कि बेल एज ए राइट अंडर सीआरपीसी, यानी सीआरपीसी के अंतर्गत बेल को अधिकार के रूप में कब कब लिया जा सकता है या अधिकार के रूप में कब कब मांगा जा सकता है। तो उसी की चर्चा हम लोगों की है आज के लेक्चर में। तो थोड़ी सी बातें अनअकैडमी के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद अपने टॉपिक पर आते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो हर परीक्षा की प्रिपरेशन कराता है, और सिर्फ प्रिपरेशन ही नहीं कराता बल्कि घर बैठे कंफर्ट जोन में आप प्रिपरेशन कर पाते हैं। रंजना गुड मॉर्निंग, धीरज गुड मॉर्निंग। सर कल समन और वारंट को मेंस के लिए कैसे लिखना है ये बता दीजिए। ओके, गुड मॉर्निंग नेहा। ठीक है, चलिए, कल तो नहीं बता पाएंगे, उसके लिए शेड्यूल डालना होगा धीरज, है ना। शेड्यूल पहले से देना पड़ता है, तो मैं बता देता हूँ 1-2 दिन। तो बहुत सारे कोर्सेज पर आपकी पहुंच हो पाती है। आपको जो है सिलेक्टिव एजुकेटर से पढ़ने का अवसर मिलता है, डाउट क्लियरिंग सेशन होते रहते हैं और लाइव टेस्ट होते रहते हैं, और स्टडी मटेरियल भी आपको मिल जाता है। मतलब सब कुछ है आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और आपको बस सिर्फ उसका लाभ उठाना है। इस पर 2 प्रकार की क्लासेस चलती हैं। इस पर एक फ्री क्लासेस भी होती हैं, स्पेशल क्लासेस जिसको कहते हैं, और एक क्लास वो होती है जो कि सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप देख सकते हैं, यानी प्लस क्लासेस। तो अगर आप अभी तक अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया है तो कम से कम फ्री क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। अनअकैडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और मैं कुछ कोड बताता हूँ, उसके आधार पर आप फ्री वाली क्लासेस तो देख ही सकते हैं। फिलहाल एक सूचना आप लोगों के लिए है कि अनअकैडमी जुडिशियरी स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है, और इस टेस्ट को ज्वाइन करिए। इसके लिए बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेज हैं। जो भी रैंक में आएगा स्टूडेंट, उसको बहुत सारे प्राइज मिलेंगे। ये जो है 18 तारीख से 21 तारीख तक सुबह 11 बजे से इस टेस्ट शुरू हुआ करेगा पर डे। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर आगे बढ़ें तो इस स्कॉलरशिप जो टेस्ट 18 से 21 होने वाला है, उससे पहले 8 तारीख से ही लेके 15 तारीख तक इसके लिए क्लासेस चलेंगे, जिससे कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर उसमें कर पाएँ। ये एजुकेटर आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, वो एजुकेटर आएंगे और आपको जो है उसके संबंध में जानकारी देंगे, पढ़ाएंगे सब्जेक्ट की ये पॉइंट आप देख लीजिए ताकि आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो उसका भी शेड्यूल आप लोगों को पड़ा होगा, आप उसको देख सकते हैं कि किस टीचर का कब है। रजिस्ट्रेशन 5 से 15 तक होना है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, उसको आप देख लीजिए, उसको कर लीजिए। और इस समय अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो सब्सक्रिप्शन अगर 12 मंथ, 18 मंथ या 24 मंथ का लिया जाता है तो आपको 1, 2 और 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। 1 मिनट। तो ठीक है, और थोड़ा सा कनेक्शन प्रॉब्लम था, इसलिए हो सकता है वीडियो कटा। तो उससे आगे बढ़ते हैं फिर। और आप समझिए कि ये कम्प्रिहेंसिव जुडिशरी बैच शुरू हो रहा है जस्ट आज से। ये आज से जो अनिल खन्ना सर और उनकी बाकी की टीम के द्वारा चलाया जा रहा है। और धीरज ठीक है, मधु प्रणाम, नेहा प्रणाम, मॉर्निंग। ये बिहार एपीओ भी तो काम करेगा ही ना श्रीकांत। दुर्गा गुड मॉर्निंग। तो ये बैच शुरू हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये T20 मार्क्स टेस्ट चलता है जिसकी जानकारी मैं रोज आप लोगों को देता हूँ। और ये है प्राइसिंग प्लान, इसके बारे में भी मैं रोज बता ही देता हूँ। प्राइसिंग प्लान 1 मंथ से लेके
24 मंथ तक के ऑप्शन उपलब्ध हैं। आपको कोई भी ऑप्शन अपनी सुविधा अनुसार चुन सकते हैं और सारे ऑप्शन में पर मंथ इंस्टॉलमेंट में भी फी पेमेंट करने की सुविधा है। आप उसको भी इस सुविधा का भी लाभ ले सकते हैं। और ये जो फीस आपको दिख रही है, आप इसमें भी अगर लाभ लेना चाहते हैं यानी उसमें भी डिस्काउंट चाहते हैं तो आप 10% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। उसके लिए आपको राय लाइव रेफरल कोड यूज करना होगा। यानी जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको रेफरल कोड मांगेगा सब्सक्रिप्शन जब भी लेने की सोचेंगे तो आप इस कोड का प्रयोग करेंगे तो 10% का डिस्काउंट उसमें हो जाएगा। आज अनअकैडमी जुडिशियरी का यूट्यूब चैनल आप देख ही रहे हैं और ये टेलीग्राम भी चैनल है, उसको आप ज्वाइन करके उसका लाभ ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। और ये मेरा राय लाइव कोड है। कहीं भी अनअकैडमी पर कहीं भी अगर कोड की ज़रूरत हो, कोई कोर्स को सब्सक्रिप्शन लेना हो, कोई कोर्स देखना हो, आप नहीं देख पा रहे हैं तो आपको इस कोड का सहारा लेना पड़ेगा और आप लिया करिए। हाँ आदित्य, धन्यवाद आदित्य जी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और हमारा जो टॉपिक है ना उस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। और आज का जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मैं लिख लिख के ही बताऊंगा। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो ये है कि बेल एज ए राइट, बेल एज ए राइट, एज ए राइट, बेल एज ए राइट अंडर सीआरपीसी, अंडर सीआरपीसी। सीआरपीसी के अंतर्गत पहले समझ लेते हैं चीजों को, फिर उस पर डिस्कशन करेंगे। सीआरपीसी के अंतर्गत बेल राइट के रूप में कहां कहां और किन किन परिस्थितियों में लिया जा सकता है, समझ रहे हैं ना भाई। बेल क्या है ये पहले हम लोग समझेंगे, फिर उसके बाद बेल को राइट के रूप में कब कब दावा किया जा सकता है उसकी भी चर्चा करेंगे। और अगर समय बच गया तो हम लोग इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि कब बेल कोर्ट के डिस्क्रिशन पर निर्भर करता है। तो ये डिपेंड करेगा कि हम लोगों के पास समय कितना है। तो शुरुआत करते हैं कि बेल एज ए राइट अंडर सीआरपीसी, यानी सीआरपीसी के अंतर्गत बेल अधिकार के रूप में कब कब और कहां कहां लिया जा सकता है। सबसे पहली चीज तो ये कि जान लें कि आखिर बेल होता क्या है, यानी जमानत होती क्या है। तो एक वेबस्टर डिक्शनरी का ओपिनियन लिख लीजिएगा, वेबस्टर्स डिक्शनरी, वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार कि द प्रोसेस बाय विच, the process by which a person is released from custody, a person is released from custody, यानी ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति को अभिरक्षा से मुक्त किया जाता है। क्या है ये? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति को अभिरक्षा से मुक्त किया जाता है, ठीक है। तो वेबस्टर डिक्शनरी का यह मानना है। एक और लिख लीजिए, ज्यादा नहीं लिखवाएंगे क्योंकि हमारा पर्पज बेल को बताना नहीं है, बेल के राइट को बताना है। एक चीज बस और लिख लीजिए, एक केस लिख लीजिए, सुनील कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुनील कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जो केस थी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, ये 2000 की केस है ये, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लिख लीजिए इसका भी जजमेंट कि ए पर्सन रिलीज्ड ऑन बेल considered to be constructive custody of the court, constructive custody of the court,
ऑफ द कोर्ट। ये चीज याद रखना है हम लोग। प्रशांत, गुड मॉर्निंग। ये चीज याद, सुनील कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो ए पर्सन रिलीज्ड ऑन बेल कंसिडर्ड टू बी कंस्ट्रक्टिव कस्टडी ऑफ द कोर्ट, यानी किसी भी पर्सन को जब बेल पर छोड़ा भी जाता है ना, तब भी यही माना जाएगा, यही प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो अभी भी कोर्ट की कस्टडी में ही है। और कोर्ट की कस्टडी का मतलब कंस्ट्रक्टिव कस्टडी ऑफ द कोर्ट, यानी कि न्यायालय की आनमनयिक अभिरक्षा में वो व्यक्ति है। हमने क्यों? क्योंकि जब भी किसी पर्सन को बेल पर छोड़ा जाता है तो उससे कोई ना कोई सिक्योरिटी ली जाती है, या बेलेबल ऑफेंस है तो कम से कम बांड तो भरवाया ही जाता है। तो एक तरीके से वो व्यक्ति बाहर घूम जरूर रहा है, लेकिन अभी भी कोर्ट का कस्टडी में ही है वो पर्सन। लेकिन वो क्या है? एक्चुअल कस्टडी नहीं है, वो कंस्ट्रक्टिव कस्टडी है। यानी कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि मान लिया जाना कि कस्टडी में है। ज्यादा चीजों की चर्चा इस पर नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो बात ये नहीं करता है कि बेल क्या है, बात ये करता है कि बेल एज ए राइट कहां कहां लिया जा सकता है। इसलिए बेल चूंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे तो कहीं ना कहीं भटक जाएंगे। चित्रा, राधे राधे। माधवी, गुड मॉर्निंग, है ना। तो थोड़ी अपने ट्रैक से हम लोग इधर उधर हो जाएंगे, इसलिए ज्यादा चीजों की चर्चा नहीं करते। तो क्या होता है कि जो बेल है वो किसी सिक्योरिटी या सिक्योरिटी लेकर किसी भी पर्सन को टेम्पररी रूप से रिलीज करना जो है वो बेल कहलाता है। अब जैसे कि होता है, आप लोगों ने पेरोल वगैरह भी सुना होगा, बेल भी सुना है। तो ये पेरोल और बेल वगैरह में डिफरेंसेस क्या है? बेल हमेशा जो होता है वो बिफोर कन्विक्शन होता है, माने कन्विक्शन या एक्विटल से पहले अंडर ट्रायल कोई पर्सन है, चाहे अंडर इन्वेस्टिगेशन कोई पर्सन है, उस दौरान अगर कोई पर्सन को टेम्पररी रिलीज किया जाता है तो वो होता है बेल। लेकिन आफ्टर कन्विक्शन जब किसी पर्सन को टेम्पररी रिलीज किया जाता है तो वो जो होता है वो बेल नहीं होता, वो पेरोल और अन्य डिफरेंट डिफरेंट नामों से जाना जाता है उसको। तो बेल बिफोर कन्विक्शन होता है, अंडर इन्वेस्टिगेशन और अंडर ट्रायल और अंडर इंक्वायरी। अब हम आते हैं अपने मेन पर्पस पे। राइटिंग तो मैं समझ ही रहा हूं कि आप लोगों को कम समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इस पर राइटिंग बन नहीं पाती है ना। तो बस आप लोगों के लिए बोधगम्य हो सके उतना ही सफिशियंट है। अब अगली चीज, अब हम अपने विषय पर आते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ बेल, फॉर द पर्पज ऑफ बेल, for the purpose of bail, offense have been divided into two categories. माने जमानत के उद्देश्य के लिए, जमानत के पर्पज के लिए अपराध करते हैं कि वो दोनों कैटेगरी क्या है? दोनों कैटेगरी क्या है? बेलेबल ऑफेंस और दूसरी कैटेगरी होती है नॉन बेलेबल। ठीक है ना। तो हमने क्या कहा अभी? हमने ये कहा कि फॉर द पर्पज ऑफ बेल, यानी बेल के पर्पज के लिए ऑफेंसेस को दो भागों में विभाजित किया जाता है। और वो कौन कौन से होते हैं? एक बेलेबल ऑफेंस होता है और एक नॉन बेलेबल ऑफेंस। अब बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस को कहां डिफाइन किया गया है, आप बताएंगे? बेलेबल और नॉन बेलेबल को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, आप बताइए। ठीक, ये 2A ऑफ सीआरपीसी है, सेक्शन 2A ऑफ सीआरपीसी। इसमें बताया गया है कि बेलेबल ऑफेंस कौन होगा और नॉन बेलेबल ऑफेंस कौन। बिल्कुल ठीक, आप लोग जानते ही हैं भाई
कि बेलेबल ऑफेंस जो फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल के रूप में बताया गया है, नॉन बेलेबल ऑफेंस जो कि बेलेबल ऑफेंस नहीं है। अब देखिए, ये बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस दो कैटेगरी तो हमने बांट दी, लेकिन ये इसका यहाँ पे बेल के पर्पज के लिए जो है, बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें बेल एज ए राइट लिया जा सकता है, और नॉन बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें कि बेल एज ए राइट नहीं लिया जा सकता। ये कोर्ट की डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है कि वो आपको बेल देता है अथवा बेल देने से इनकार कर देता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। नहीं धीरज, दूसरा जो बताया वो गलत बताया, ठीक है ना। तो वो एज ए राइट, अब हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे, है ना। अब हम उसी को एक्सप्लेन करेंगे कि बेल, पहली चीज, बेल एज ए मैटर ऑफ राइट, बेल एज ए मैटर ऑफ राइट, बेल एज ए मैटर ऑफ राइट। देखिए, हमने ये सीधे बेलेबल ऑफेंस क्यों नहीं लिख दिया, इसलिए कि बेल एज ए मैटर ऑफ राइट सिर्फ बेलेबल ऑफेंस में ही नहीं होता। बेल एज ए मैटर ऑफ राइट बेलेबल ऑफेंस में तो होता ही है, साथ में नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी एज ए राइट लिया जाता है। इसलिए हमने ये उसको क्लियर कर लिया कि सीआरपीसी में आखिर वो कौन कौन से प्रोविजन हैं, कौन कौन से ऐसे रूल हैं जहां कि बेल को एज ए राइट डिमांड किया जा सकता है या बेल एज ए राइट लिया जा सकता है। ठीक, तो बेल एज ए मैटर ऑफ राइट। अब इसमें चीजें नोट करते जाइए और सेक्शन याद करते जाइए, सेक्शन और उसके मटेरियल। इतनी बात क्लियर है ना। हाँ धीरज, अनिकेत, बेल मैटर ऑफ राइट, हाँ बिल्कुल अनिकेत, ठीक है। वही चीज है ना कि बेलेबल में एज ए मैटर ऑफ राइट रहता है, लेकिन नॉन बेलेबल में कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। अब हम आते हैं कि बेल एज ए मैटर ऑफ राइट। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ हम बेलेबल ऑफेंस की बात कर रहे हैं, है ना। सिर्फ बेलेबल ऑफेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पूरी सीआरपीसी में बेलेबल ऑफेंस हो, नॉन बेलेबल ऑफेंस हो, किसी भी प्रकार का हो, कहां कहां लिया जा सकता है। हाँ प्रियंका, वेरी गुड, ठीक है। अब हम उसी की चर्चा करेंगे। इसको हम दो भाग में बांट ले पहले। एक, बेल एज ए मैटर ऑफ राइट जो लिया जाता है उसको दो भाग में बांट लें। तो एक है अंडर चैप्टर 33 ऑफ सीआरपीसी, और दूसरा है अदर देन चैप्टर 33 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है ना, हम दोनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे। यानी चैप्टर नंबर 33 जो बेल से संबंधित है, चैप्टर नंबर 33 में वो कौन कौन से प्रोविजन है जहां एज ए राइट लिया जा सकता है, और चैप्टर नंबर 33 के बाहर सीआरपीसी में ऐसे कहां कहां प्रोविजन है जहां बेल एज ए राइट लिया जा सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल नया, तो ठीक है ना। तो अब हम लोग इसको उठा लेते हैं कि बेल एज ए मैटर ऑफ राइट जो है वो चैप्टर नंबर 33 में कहां कहां है। ठीक है, चैप्टर नंबर 33 में कहां, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो एज ए राइट चैप्टर नंबर 3 में कहां कहां, पहला नोट करते रहिए, पहला है बेल ऑफ एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, बेल ऑफ एक्यूज्ड of an offense other than non-bailable offense, other than non-bailable offense, non-bailable offense। ठीक है, ये कौन सा सेक्शन है बता सकते हैं आप कि बेल ऑफ एक्यूज्ड
ऑफ एन ऑफेंस अदर देन नॉन बिलेबल ऑफेंस। ये कौन से सेक्शन की हम बात कर रहे हैं, आप बता सकते हैं? ठीक, माने अजमानती अपराध से भिन्न अपराध के अभियुक्त को जमानत, अजमानती अपराध से भिन्न अपराध के अभियुक्त को जमानत, यानी 436 की बात हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल रंजना, ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं सेक्शन 436 की। यानी 436 बात करता है कि जब किसी पर्सन को, 436 पढ़ेंगे तो उसमें होगा, जब किसी पर्सन को बेलेबल, नॉन बेलेबल, अदरवाइज देन नॉन बेलेबल, मतलब बेलेबल ऑफेंस में किसी को पुलिस अरेस्ट करती है और वो बेल देने के लिए रेडी है, तो उसको बेल पर छोड़ दिया जाएगा। माने जमानती अपराधों में अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे बेल पर छूटने का अधिकार होता है, यदि वो बेल बांड देने के लिए रेडी है तो। ठीक है, तो हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 33 के अंतर्गत, जब बेल एज ए राइट लिया जा सकता है। तो उसमें पहला हो गया 436। दूसरा कि बेल ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर, बेल ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर, अंडर ट्रायल प्रिजनर, ये किसकी हम बात कर रहे हैं? कि जो व्यक्ति अंडर ट्रायल है, ऐसे पर्सन को मैक्सिमम कितना पनिशमेंट रखा जा सकता है और किसके बाद उसको बेल एज राइट हो जाएगा, ये आपको बताता है सेक्शन नंबर 436A, है ना ऐसा? 436A ये बताता है कि किसी भी अंडर ट्रायल प्रिजनर को, बिल्कुल नहीं प्रशांत, वो नहीं बात कर रहे हैं, हमारा पर्पज यहाँ पे ये था, थोड़ा ज्यादा लंबा लिखना पड़ जाता है, उसके लिए हमने उसको छोटे में कर दिया है ना प्रशांत? हाँ बिल्कुल रंजना, बिल्कुल बिल्कुल। क्या हम कर रहे हैं कि बेल अंडर ट्रायल प्रिजनर, मतलब हम 436A की बात करते हैं, और 436A मैक्सिमम पीरियड बताता है जिसमें कि कोई पर्सन जेल में रहेगा और उसके बाद उसका राइट हो जाएगा कि वो बेल पर छूट जाए। 436A में यही बात है ना? मैं याद दिला देता हूं आपको प्रोविजन, अगर आपको उतना याद नहीं आ रहा है तो। आपने इसमें पढ़ा हुआ है कि अगर कोई पर्सन, जैसे कि मान लीजिए चोरी के ऑफेंस में जेल में चला जाता है और उसके लिए मैक्सिमम पनिशमेंट 3 ईयर, तो 3 ईयर है, और अंडर ट्रायल यानी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान ये पर्सन अगर उसका कुल आधा यानी कि 1.5 साल अगर वो जेल में ही इस दौरान रहा है, तो 1.5 साल के बाद उसे राइट हो जाता है कि उसे बेल पर छोड़ दिया जाए। ये बात आपको क्लियर ही रहा होगा कि वो 1.5 साल के बाद ये राइट हो जाता है कि उसे बेल पर छोड़ दिया जाए, यानी कि वहां पर वो एज ए राइट बेल की डिमांड कर सकता। लेकिन अगर कोर्ट की ऐसी ओपिनियन है कि नहीं, इसको इतने में नहीं छोड़ना चाहिए, तो वो रीजन को रिकॉर्ड करके पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हियरिंग का अवसर देके, मतलब लोक अभियोजक को सुनवाई का अवसर देके और उसके रीजन को रिकॉर्ड करके इससे अधिक भी जेल में रख सकती है, यानी जमानत देने से इनकार कर सकती है। लेकिन किसी भी दशा में उस अपराध के लिए जो मैक्सिमम पनिशमेंट है, उस अपराध के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट जो है, उससे ज्यादा के लिए उसको कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। ये बिल्कुल क्लियर था, है ना आप लोगों को? कि हाफ यानी कि 3 साल का है तो उसका हाफ यानी 1.5 साल के बाद उसका राइट हो जाता है। लेकिन अगर स्पेशल रीजन की वजह से उसको बेल पर छोड़ना सही नहीं लग रहा, तो कोर्ट क्या कर सकती है, उसको आगे भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनवाई का अवसर देने के बाद कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन किसी भी दशा में यह उस अपराध के लिए जिसके लिए उसको जेल में डाला गया है, उसके से अधिक पनिशमेंट के लिए उसको जेल में नहीं रखा जा सकता। यही है सेक्शन 436A का प्रोविजन। आप जल्दी से अपना रिस्पांस दीजिए, ये चीज क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ूं।
आगे बढ़ जाए। चल, तीसरा तीसरा है कि बेल ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। बेल ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। लैक ऑफ एविडेंस माने साक्ष्य के अभाव में जमानत। साक्ष्य के अभाव में जमानत, ये हम बात कर रहे हैं 437 के क्लास नंबर 2 की। सेक्शन नंबर 437 क्लास नंबर 2। और ये क्या बात करता है कि जब किसी पर्सन को नॉन बेलेबल ऑफेंस के संबंध में अरेस्ट किया गया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान या इंक्वायरी के दौरान ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने वो नॉन बेलेबल ऑफेंस तो नहीं किया, समझे ना, इस पर्सन ने नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं किया है, लेकिन इसके खिलाफ ऐसे एविडेंसेस हैं जिससे कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू रखना चाहिए। अभी भी इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है, तो इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है तो इन्वेस्टिगेशन करेगी पुलिस। लेकिन लगता है उसको कि नहीं, इस पर्सन ने नॉन बेलेबल ऑफेंस तो नहीं किया, तब ऐसी स्थिति में उसको बेल पर वो छोड़ देगा। यानी कि चाहे वो पुलिस ऑफिसर होगा चाहे वो कोर्ट होगा, उसको बेल पर छोड़ ही दिया जाएगा। ऐसी स्थितियों में बेल दे दी जाती है। ठीक है ना, ये है 437 का प्रोविजन। मैं रिपीट करूं कि क्लियर है ये, कि जब वो नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया गया लेकिन पता चला अरेस्ट करने के बाद कि इसने नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं किया है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिससे लगता है कि उसने नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो ऐसे पर्सन को 437 क्लास 2 के अंतर्गत बेल पर छोड़ दिया जाएगा। शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल, छोड़ दिया जाएगा। वहां कोर्ट की डिस्क्रिशन नहीं है, वो छोड़ ही दिया जाएगा। अगली चीज देख लेते हैं। अगली चीज देख लेते हैं ये, when trial is not when trial is not over within prescribed period। एक मिनट, हाँ सर, क्लास ले रहा हूं मैं, क्लास के बाद बात करूं क्या? हाँ, मैं क्या करता हूं, when trial is not over within prescribed period। prescribed period ये तो सब लोगों को पता है ना। सेक्शन तत्काल बताइए, तुरंत सेक्शन बताइए, कौन सा सेक्शन है? when trial is not over within prescribed period, जल्दी बताइए। जहां विचारण निश्चित अवधि के भीतर पूरा नहीं हो पाता है। बिल्कुल ठीक, सेक्शन 437 का क्लास नंबर 6, सेक्शन 437 का क्लास नंबर 6 है, जो ये बताता है कि जब कोई ट्रायल विद इन 60 डेज कंप्लीट नहीं होता, एविडेंस लिए जाने की डेट से 60 डेज के भीतर वो ट्रायल कंप्लीट नहीं होता है, तब उस पर्सन को बेल पर छोड़ दिया जाएगा, जब तक कि स्पेशल रीजन की वजह से उसे कस्टडी में रखना जरूरी ना हो, है ना। तो यहां भी शैल बी रिलीज ऑन बेल शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि यहां भी पर्सन को बेल पर छोड़ ही दिया जाता है 437 के क्लास नंबर 6 के अंतर्गत। उसके अलावा कि वेयर देयर आर नो रीजनेबल ग्राउंड, वेयर देयर आर नो रीजनेबल ग्राउंड
reasonable ground, no reasonable ground for believing accused to be guilty, accused to be guilty, ठीक है, where there are no reasonable ground for believing that accused to be guilty। इसका मतलब ये होता है कि जहां ट्रायल कंप्लीट हो जाता है, ये बात हम प्रोविजन कहां की बात कर रहे हैं, ये प्रोविजन हम बात कर रहे हैं सेक्शन 437 के क्लाज नंबर 7 की, सेक्शन 437 के क्लाज नंबर 7 की, कि जहां विचारण करने के बाद लेकिन निर्णय सुनाए जाने से पहले कोर्ट की ये ओपिनियन है कि वो पर्सन जिसका ट्रायल चल रहा है वो कन्विक्ट नहीं किया जा सकता, यानी उसका एक्विटल का जजमेंट आने वाला, यानी वो निर्दोष व्यक्ति, तब ऐसे पर्सन को बेल पर छोड़ दिया जाएगा इस बात के साथ कि निर्णय जिस दिन सुनाया जाएगा उस दिन तुम निर्णय सुनने के लिए आ जाना। ठीक है, यही बात हो गई ना। तो वेयर माने जब कोर्ट इस ओपिनियन पे पहुंचती है कि नहीं इस पर्सन को तो छोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि ये तो कन्विक्स हो ही नहीं रहा, इसका तो एक्विटल हो गया है, तो फिर अब उसको जेल में रखना ठीक नहीं होता है, उसको बेल पर छोड़ी देती है 437 के क्लास 7 के अंतर्गत। ठीक है, हाँ प्रशांत आपका भी नंबर आ रहा है, जो आप बता रहे हैं ना उसका भी नंबर आएगा, डिलीट भी कर दिए। हाँ तो ये चीज, अब आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए हम आपको आप बच्चे जैसे प्रशांत हैं और लोग हैं, लोग सोच रहे हैं कि हमारा वाला पॉइंट नहीं बताए। देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, आप देखिएगा हमने यहाँ पे लिखा है कि बेल एज ए राइट की बात हम लोग जो कर रहे हैं वो हमने एक पॉइंट देखा था कि अंडर चैप्टर 33 ऑफ सीआरपीसी, यानी बेल वाले चैप्टर में कहाँ कहाँ एज ए बेल एज ए राइट लिया जा सकता है, और चैप्टर नंबर 33 के बाहर सीआरपीसी में ऐसे कौन से प्रोविजन है जहां बेल एज ए राइट लिया जा सकता है। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि चैप्टर नंबर 33 के अंतर्गत बेल एज ए राइट कहां कहां लिया जा सकता है। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा, एक 436 के अंतर्गत आप जानते ही हैं क्या है बेलेबल ऑफेंस में, एक 436 ए के अंतर्गत जब किसी पर्सन का वो जेल में है और वो आधे से ज्यादा काट लेता है सजा। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि बेल ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, यानी कि लगता है कि वो जो है नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं किया है, ऐसी स्थिति में बेल दे देना। जहां ट्रायल प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के भीतर कंप्लीट नहीं होता वहां पे बेल दे देना 437 क्लास 6, और जहां जो है उसका रिजल्ट एक्विटल हो ऐसी स्थिति में उसको बेल दे देना, ये 437 का क्लास नंबर 7। अगली चीज एक ठो और इसमें कर लेते हैं, फिर आते हैं हम लोग अदर देन चैप्टर नंबर 33, वेयर एंटिसिपेटरी बेल इज अलाउड, वेयर एंटिसिपेटरी बेल इज अलाउड। ये है सेक्शन 438 का क्लास नंबर 3। ये 438 का क्लास नंबर 3 क्या कहता है? प्रशांत क्यों लिख लिख के डिलीट कर दे रहे हो? हाँ प्रशांत ठीक है, 438 का क्लास नंबर 3 है। और क्या है ये? जैसे जब किसी पर्सन को ऐसी आशंका होती है कि उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो वो एंटिसिपेटरी बेल के लिए चाहे सेशन कोर्ट में और चाहे हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगा देता है। तो सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में एप्लीकेशन वो लगा सकता है, बिल्कुल ठीक है। तो जब वो एक इंटरिम ऑर्डर पास करती है कोर्ट कि नहीं इनको एंटिसिपेटरी बेल मिल जाना चाहिए, तो बेल तो आपको तभी न मिलेगा जब आपको अरेस्ट किया जाएगा। तो बेल कब मिलता है? बेल 438 क्लास 3 के अंतर्गत है कि जब भी ऐसे पर्सन को जिसके फेवर में एंटिसिपेटरी बेल अलाउ कर दी गई है और उसको पुलिस अरेस्ट करती है तो उसे बेल पर छोड़ देगी, उसे बेल पर क्या करेगी? छोड़ ही देगी। तो यहां भी बेल एज ए राइट लिया जा सकता है। यानी हमने वो सारे प्रोविजन देखे जहां की चैप्टर नंबर 33 के अंतर्गत
बेल को एज ए राइट लिया जा सकता। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अगली चीज कि बेल एज ए राइट चैप्टर नंबर 33 के बाहर कहां कहां लिया जा सकता है। ठीक है, तो अब वो देख लेते हैं। अदर देन चैप्टर नंबर 33, प्रोविजन other than chapter number 33। ठीक, अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 33 की बात किया, अब हम चैप्टर 33 के अलावा बात करेंगे, चैप्टर 33 के अलावा बात करेंगे। ठीक है, हाँ, तो पहला चैप्टर 33 के बाहर ऐसा कौन सा प्रोविजन है जहां की बेल एज ए राइट लिया जा सकता है, वो है प्रशांत, आपका आंसर यही है, यही आप दे रहे थे। when investigation is not completed within prescribed period, ठीक है, कि जहां अन्वेषण, हाँ बिल्कुल ठीक, जहां अन्वेषण जो है निश्चित अवधि के भीतर पूरा नहीं हो पाता। हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 33 से बाहर बेल एज ए राइट कहां कहां लिया जा सकता। तो उसमें पहला और सबसे फेमस प्रोविजन की बात हमने की कि सेक्शन 167 का क्लास नंबर 2, कि जब इन्वेस्टिगेशन जैसा अपराध हो 90 डेज या 60 डेज के भीतर कंप्लीट नहीं हो पाता, यानी डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 10 ईयर्स का है अगर, तो ऐसे मामलों में अगर 90 डेज के भीतर और अगर कोई अन्य मामला है तो उसमें 60 डेज के भीतर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता, तो उस एक्यूज्ड का जो अरेस्टेड पर्सन है उसका राइट हो जाता है सेक्शन 167 क्लास 2 के अंतर्गत कि उसे बेल पर छोड़ दिया जाए। ये प्रोविजन तो सबको कहते हैं, इसको डिफॉल्ट बेल भी कहा जाता है, आप लोगों को पता ही है, इसको डिफॉल्ट बेल भी कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़े फिर देखिए, अगर हम आपसे बेयर पढ़वा के अगर ये प्रोविजन करते ना तो वो बहुत ज्यादा अच्छा होता, आपको चीजें क्लियर होती, लेकिन चूंकि क्लास की टाइमिंग लिमिटेड होती है, यहां दिल खोल के आप समय नहीं लगा सकते, इसलिए हम सिर्फ प्रोविजन और उसकी मीनिंग, उसके अर्थ बता दे रहे हैं, और आप एक बार बेयर खोल के वो प्रोविजन जरूर देखिएगा जहां वो प्रोविजन है, बहुत फायदा करेगा, वो टिकेगी चीजें। हमारी मजबूरी है कि हम उस पर ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। दूसरा कि वेयर एविडेंस इज इनसफिशिएंट, वेयर एविडेंस इज इनसफिशिएंट, वेयर द एविडेंस इज इनसफिशिएंट, यानी कि जहां साक्ष्य पर्याप्त न हो। अब इसकी हम बात कर रहे हैं सेक्शन 169 की, सेक्शन 169 की बात कर रहे हैं कि जब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये पाता है कि जिसके अगेंस्ट हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इतने दिनों से परेशान हैं, उसके खिलाफ तो सफिशिएंट एविडेंस मिला ही नहीं कि आगे किया जाए। जैसे आप लोगों ने फाइनल रिपोर्ट सुनी होगी ना, फाइनल रिपोर्ट पेश कर देना, तो उस जब सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिलता तो फाइनल रिपोर्ट दे देती है। वही चीज कह रहा है ये कि अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिला इनके खिलाफ कि आगे कार्रवाई कर दी जाए, तो वो क्या करेगा, सेक्शन 169 के अंतर्गत उसे बेल पर वहीं पे छोड़ देगा। ठीक है, 169 के अंतर्गत वहीं पे वो बेल पर छोड़ देगा।
आ, हाँ 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 ठीक है, तो वो वहीं पे बेल पर छोड़ देगा। और कौन सी धारा है? तो 169 है ये। हम बात आ गए हैं ना चैप्टर नंबर 33 से बाहर, 167 क्लास 2 और 169। और उसके बाद तीसरी कंडीशन जो है कि वेयर द ऑफेंस इज बेलेबल, वेयर द ऑफेंस is available under section proviso of 81, अंडर सेक्शन 81 ऑफ प्रोविजो फर्स्ट, ऐसे कर देना चाहिए था कि वेयर द ऑफेंस इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 81 ऑफ प्रोविजो फर्स्ट। मेरा कहने का मतलब है यहां भी सेक्शन 81 के क्लास नंबर 1 का जो प्रोविजो है पहला ना, वहां भी बेल एज ए राइट लिया जा सकता है। समझे कैसे है वो? कि जैसे आप लोगों ने सेक्शन 81 का प्रोविजन थोड़ा सा आपको याद होगा, और आप लोगों को ये बात पता है कि जब कोई पर्सन ऐसा है जो कि कोर्ट, जिस कोर्ट ने उसको अरेस्ट करना है, जिसके लिए वारंट निकला है, वो उसकी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर है, किसी और कोर्ट के जुरिस्डिक्शन, तो उसको अरेस्ट करने के संबंध में बात है। तो वो अगर जुरिस्डिक्शन से बाहर है तो वहां के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, आयुक्त वगैरह को भेजा जाता है ऐसा वारंट, और वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो वहां पे जो अधिकारी उसको अरेस्ट करता है और अरेस्ट करने के बाद पाता है कि इस पर्सन पे बेलेबल ऑफेंस का आरोप है जिसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है, तो वहीं पे वो सेक्शन नंबर 81 के फर्स्ट प्रोविजन के अंतर्गत वो बेल पर छोड़ देगा। सेक्शन 81 के फर्स्ट प्रोविजो के अंतर्गत वो क्या करेगा? बेल पर छोड़ देगा। मीनिंग समझ में आई ना? कहां पे? जहां वो उसके कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर वो पर्सन है जिसको अरेस्ट करने के लिए वारंट निकाला, और वो है कैसा? बेलेबल। तो बेलेबल है तो उसको बेल पर छोड़ दिया जाएगा 81 के फर्स्ट प्रोविजन के अंतर्गत। दूसरी चीज माने अगली चीज है कि वेयर कन्विक्टेड पर्सन, वेयर, ठीक है थैंक यू, वेयर कन्विक्टेड पर्सन satisfy that court the court he want to present an appeal, ठीक है। where convicted person satisfied that to the court, है ना, satisfied to the court he wants to present an appeal। यहां की जहां की जब कोई पर्सन कन्विक्ट किया जाता है और वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि हम अपील करना चाहते हैं, तब ऐसे पर्सन को बेल पर छोड़ दिया जाता है। क्या ये बात सही में कह रहा हूं? बिल्कुल सही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि जो बात हमने कही वो थोड़ी आधी अधूरी थी। ये सेक्शन 389 का क्लास नंबर 3 है। यानी ये कहता है कि जब किसी पर्सन को कोर्ट कन्विक्ट करती है, दोष सिद्ध करती है, और उसमें पनिशमेंट कितना देती है? 3 साल से अधिक का नहीं देती, 3 साल तक का ही पनिशमेंट देती है, या किसी बेलेबल ऑफेंस के संबंध में उसको कन्विक्ट करती है, और वो पर्सन, है ना, और वो पर्सन कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि हमको अपील करना है, तो जब इतनी छोटी सजा किसी पर्सन को दी जाएगी और वो कहेगा कि हमको अपील करनी है, तो ऐसे पर्सन को बेल पर छोड़ दिया जाता है। वो 389 क्लास 3 का प्रोविजन, 3 साल तक का अगर पनिशमेंट है या जिसमें कन्विक्शन किया गया है वो बेलेबल ऑफेंस है और वो कहता है कि हमको अपील में जाना है, तो उसको बेल पर
छोड़ दिया जाएगा। ठीक, और ये है आपका, आपने क्या देखा, ये आपने देखा कि 33 नंबर चैप्टर से बाहर वो कौन कौन से प्रोविजन है जहां बेल एज ए राइट लिया जा सकता है। तो हमको लगता है कि मटेरियल हम लोगों ने सफिशियंट कर लिया है, यानी कि चैप्टर नंबर 33 के अंतर्गत कौन कौन से प्रोविजन है। उसके बाद हम लोगों ने देखा चैप्टर नंबर 33 के बाहर ऐसे कौन कौन से प्रोविजन है जहां की बेल एज ए राइट लिया जा सकता है। एक चीज आप चाहें तो इसमें और भी जोड़ सकते हैं, 5वें पॉइंट में आप जोड़ सकते हैं सेक्शन 170 का क्लास नंबर 1, सेक्शन 170 का क्लास नंबर 1। और वो क्या कहता है कि जैसे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मजिस्ट्रेट के पास वो चीज भेज दी रिपोर्ट, और मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि इसको बेल पर छोड़ दिया जाना चाहिए, वो बेलेबल ऑफेंस है, तो वहीं पर मजिस्ट्रेट 170 के क्लास 1 के अंतर्गत भी बेल पर छोड़ देती है। तो इतने सारे प्रोविजन हैं जहां बेल एज ए राइट लिया जा सकता है। तो हम लेक्चर को यहीं पे खत्म आज करेंगे, क्योंकि टाइम जो है हम लोगों का ओवर हो चुका है और हमारा तुरंत एक तो क्लास भी है, तो यहीं पे रोकते हैं। और हम लोग कभी एक इसका बचा हुआ हिस्सा, यानी कि बेल ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, वो चैप्टर नंबर 33 में कहाँ है और चैप्टर नंबर 33 के बाहर कहाँ है, इन सब चीजों पे चर्चा अगले तो नहीं कर सकते, कभी और लेक्चर में होगी, क्योंकि कल का लेक्चर तो शेड्यूल पहले से ही पड़ा होगा, तो उस पर चर्चा होगी बाद में। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और फिर मिलेंगे तो अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू आप सबका थैंक यू मैं देख रहा हूं, और मेरे तरफ से संयुक्त रूप से थैंक यू।